हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे आप सभी। आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल बायोफ्यूजन एकेडमी में। तो आज का हमारा जो टारगेट है उसमें क्या है, मानव श्वसन। हमने पहले इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने श्वसन के बारे में जाना था। ठीक है, श्वसन की सारी विशेषताएं देखी थी हमने। कौन कौन से प्रकार के श्वसन होते हैं, क्या क्रिया विधि होती, सारा सब कुछ हमने देखा था। आज हम बात करेंगे मानव में श्वसन। किसकी बात करेंगे? मानव में श्वसन की बात करेंगे। ठीक है, तो मानव में श्वसन की बात करते हैं। मानव में श्वसन की बात करेंगे, फिर उसकी श्वसन की क्रिया विधि मानव में देखेंगे। ठीक है, मानव में कौन कौन से श्वसन अंग हैं, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, कवर की जाएंगी आज के लेक्चर में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। प्यारा सा लेक्चर है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानव श्वसन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है मानव में श्वसन? क्या है मानव में श्वसन? मानव में श्वसन की बात करें तो जब मानव में श्वसन की बात करेंगे तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में क्या रिस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। मानव श्वसन तंत्र, तंत्र क्या है? उस दिन हमने बताया था कि तंत्र कई सारे अंगों को मिलकर एक सिस्टम बनता है। एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र में इसका मतलब ये है कि श्वसनांग, कई श्वसनांग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, तंत्र बनाते हैं, जिसको हम मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र अपनी सिंपल भाषा में क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिंपल भाषा में। ठीक है, जो भी लिखा है उससे आप मतलब मत रखिए, लेकिन हाँ उसको नोट भी करना है, याद भी करना है। लेकिन हम सिंपल भाषा में आपको समझा दिए कि मानव श्वसन तंत्र क्या है। वह सिस्टम यानी कि वह तंत्र के अंतर्गत क्या होगा जिसमें कई सारे श्वसनांग मिलकर या कई सारे श्वसन अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए एक सिस्टम होता है, कई सारे अंग मिलकर के बनाते हैं। जैसे श्वसनांग में कई सारे अंग हैं, वो मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? श्वसन, सॉरी, श्वसन तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो चलो डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन की बात करें, फुफ्फुसीय श्वसन। यानी कि पल्मोनरी, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन, फुफ्फुस। पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस। ठीक है, तो आप फुफ्फुस ज्यादा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश का ट्रांसलेट करने में, तो इससे अच्छा आप पल्मोनरी रिस्पायरेशन याद रखिए। ठीक है, क्या याद रखिए? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। आप पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी लिख कर आएंगे तो नंबर नहीं कटेगा, इसमें आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो फुफ्फुस मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पल्मोनरी, पल्मोनरी रिस्पायरेशन को किस में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। ठीक है, और मनुष्य में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। अब बात करेंगे मनुष्य किस में बांटा गया था? दो में बताया गया था ना, सहायक श्वसन अंग
और मुख्य श्वसन अंग। कौन कौन से? सहायक श्वसन अंग और मुख्य श्वसन अंग। तो सहायक श्वसन अंग में कई श्वसनांग होते हैं। जैसे कि सहायक श्वसन अंग की बात की जाए तो सबसे पहले क्या, नसिका यानी कि नोज हो गई, नासा मार्ग हो गया, नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर हो गया, ग्रसनी यानी कि फायरेनिक्स हो गई, स्वर तंत्र या कंठ जिसको क्या बोलते हैं, लारेनिक्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स क्या बोलते हैं इसको, साउंड बॉक्स। ठीक है, श्वास नली, उसके बाद क्या आती है, श्वास नली क्या है, ट्रेकिया हो गई, श्वास नली क्या है, ट्रेकिया। फिर मुख्य श्वसन अंग की बात करें, मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो क्या होता है, फेफड़ा यानी कि लंग्स हो गए। क्या हो गए, लंग्स हो गए, फेफड़ा यानी कि लंग्स हो गए। ठीक है, ठीक है। तो सहायक श्वसन अंग में क्या बात की है कि सहायक श्वसन अंग में क्या होगी, नासिका होगी, फिर नासा मार्ग होगा, फिर ग्रसनी होगी, स्वर तंत्र होगा यानी कि कंठ होगा, श्वसन नली होगी। तो इंग्लिश में बात के नोज, नोजल चैम्बर या नोजल पैसेज, फायरेनिक्स, लारिनिक्स, ट्रेकिया। और मुख्य श्वसन अंग की बात की तो उसमें कौन सा आएगा, फेफड़ा यानी कि हमारा लंग्स आएगा। क्या आएगा, हमारा लंग्स आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े बिना कोई प्रॉब्लम के। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नॉस्ट्रिल्स यानी नासा द्वार। किसकी बात करेंगे, नासा द्वार की बात करेंगे। ठीक है, तो मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। दोनों नासा द्वारों के बीच एक पट होता है। क्या होता है, दोनों नासा द्वारों के बीच एक पट होता है जिसे नासिका पट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे नासिका पट कहते हैं। वायु शरीर में इसी के द्वारा जाती है। क्या होती है, वायु शरीर में इसी के द्वारा जाती है। वायु किसके द्वारा शरीर में जाती है, नासिका पट के द्वारा जाती है, नासा द्वार नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नोज के बाद जस्ट नॉस्ट्रिल्स। ठीक, समझ में आ गया। इसमें कोई ज्यादा विशेष समझाने वाली बात नहीं है, आपको डिफिनीशन याद कर लेनी है। ठीक है, और डायग्राम आएगा तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें डायग्राम हम आपको फुल कवर कर देंगे। अभी इसके बाद सारे मतलब जब प्रक्रम के सारे लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन में हर एक इमेज, हर एक चित्र लिया जाएगा जो क्वेश्चन में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप उसमें इमेज यानी कि चित्र की टेंशन ना लें, उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे कि नासा पथ, नासा पथ की बात करेंगे या नासा मार्ग। किसको, इसको क्या कहते हैं, नेजल पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो नेजल पैसेज क्या होता है, प्रत्येक नासा द्वार अपनी ओर के नासा पथ में खुलते हैं। क्या होता है, प्रत्येक नासा द्वार यानी प्रत्येक नॉस्ट्रिल्स अपने और नासा पथ यानी कि नेजल पैसेज में खुलते हैं। एक पर्टिकुलर पैसेज होता है, अपने अपने पैसेज में खुलते हैं। नासा पथ का अगला भाग नासा बेसम कहलाता है। क्या कहलाता है, नासा बेसम कहलाता है। और नासा बेसम क्या होता है, नासा बेसम श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी होती है। श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा जानते हैं क्या, म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। ठीक है, और ये मान के जो सीलिया प्रेजेंट होती है, जो ये रोम कह रहे हैं ना, ये क्या सीलिया है। ठीक है, ये क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ढकी होती है। श्लेष्मा झिल्ली जो है, श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा म्यूकस का श्रावण करती है। किसका, जो श्लेष्मा झिल्ली है यानी कि म्यूकस लेयर है, वो किसका श्रावण करेगी, म्यूकस का श्रावण करेगी। तो क्या होता है, वायु में मिश्रित धूल के कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा में चिपक कर रोमों में अटक कर इसी पथ के अग्रभाग में रह जाते हैं और स्वच्छ नियंत्रित वायु फुफ्फुस तक पहुंच जाती है यानी पल्मोनरी तक पहुंच जाती है। पल्मोनरी, ठीक है, यानी कि लंग्स तक हमारी पहुंच जाती है शुद्ध वायु। कहां तक पहुंचेगी, ये हमारा कौन सा जोन है, मान के चलो ये कंडक्टिव जोन है। ठीक है, और कहां तक ले जाएगी, रिस्पायरेटरी जोन तक। समझ में आ गया।
तो नासापथ भी एकदम क्लियर हो गया कि नासापथ, नासा द्वार कहाँ खुलेंगे, अपनी ओर के नासापथ में खुलेंगे। नासापथ का अगला भाग क्या होता है, नासाबेसम कहलाता है। नासाबेसम जो है श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी हुई होती है। क्या ढकी हुई थी? श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी हुई होती है। अब बात करें श्लेष्मा झिल्ली की, तो श्लेष्मा जो है म्यूकस का श्रावण करती है। श्लेष्मा झिल्ली यानी कि क्या श्रावण करेगी? म्यूकस का श्रावण करती है, ठीक है, म्यूकस का श्रावण करती है। और म्यूकस क्या करता है, जैसे मान लो हमने सांस लिया, अब उसमें धूल के कण है, कई सारे पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी पहुंच गया, कई चीजें पहुंच गई। अब उसको क्या करेगा, उसी म्यूकस में चिपका लेता है और उसको वहीं पे रख लेता है, पकड़ लेता है, क्या कर कैद कर लेता है, ठीक है। और शुद्ध हवा जो है हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। क्या कार्य, ये नासापथ का कार्य है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रसनी की। ग्रसनी क्या होता है? फेरेनिक्स होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फेरेनिक्स बोलते हैं। फेरेनिक्स क्या है? नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। नासा मार्ग यानी कि नेजल पैसेज जो है वो कहाँ खुलता है? ग्रसनी में खुलता है। कहाँ खुलता है? ग्रसनी में खुलता है, ठीक है। यह लगभग कितने 13 सेंटीमीटर लंबी कीप के आकार की गुहा होती है। क्या होती है? कीप के आकार की गुहा होती है, ठीक है। इसका अगला भाग क्या होता है? चौड़ा होता है। इसका अगला भाग चौड़ा होता है, जिसे हम नासा ग्रसनी या नेजोफेरेनिक्स कहते हैं, नेजोफेरेनिक्स कहते हैं, ठीक है। तथा निचला भाग मुख्य ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? निचला भाग क्या कहलाता है? मुख्य ग्रसनी कहलाता है। और जो भाग चौड़ा उसको हम नासा ग्रसनी कहते हैं, नेजोफेरेनिक्स कहते हैं। निचले भाग को हम ओरोफेरेनिक्स कहते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। ये सब जस्ट लिखी हुई पॉइंट हैं, बहुत अच्छे से नोट की हुई पॉइंट है। एक एक पॉइंट आपको लिख लेना है और हम समझाते चल रहे हैं, एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, ठीक है। आप भी उसे नोट बनाते रहिए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर रिवीजन भी कराया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको रिवीजन नहीं कराएगा, रिवीजन भी होगा यहाँ पे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट कवर किया जाएगा। हाँ, आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, इतने पॉइंट है ना, जल्दी किसी में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि कोई भी एक एक पॉइंट छूटे ना आप लोगों में, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसा ना हो कि आप छूट गए, आप लिख ही ना पाए, समझ रहे हैं ना। तो पढ़िए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए, क्योंकि बेटा मेहनत बहुत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो अब चलो बात कर लेते हैं, क्या कंठ या स्वर तंत्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? कंठ या स्वर तंत्र। हम इसको क्या बोलते हैं? थ्रॉड बोल देंगे, गला, ये जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? हम थ्रॉड बोलते हैं, लायरेनिक्स बोलते हैं। इसका कॉमन नेम साउंड बॉक्स भी है, ठीक है। लायरेनिक्स को क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो गले में बाहर से ही सामने की ओर उभरा हुआ दिखाई देता है। क्या होता है? गले के सामने से ऐसे खड़े हुए आमने सामने, तो ये जो उभरा वाला भाग होता है, ये क्या होता है? हमारा कंठीय स्वर तंत्र होता है, ठीक है। स्वर यंत्र, तंत्र नहीं, सॉरी, तंत्र नहीं, यंत्र, ठीक है। बात करेंगे तो ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होता है, जिसे घाटी, कंठ द्वार, टेटुआ, एडम्स एप्पल या ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी के भीतरी भाग में एक निगल द्वार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। और ग्लॉटिस क्या होता है? एक छिद्र भाग हो। अब ग्लॉटिस को कवर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो भाई फूड की एंट्री रोकनी है, किसमें? ग्लॉटिस में, नहीं तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या, अब भाई ये मान लो कोई चीज है, छेद है, अब इसको ढकने के लिए ढक्कन भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढक्कन होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसे है, मान लो अब इसको हमें ढकना है, तभी कोई दूसरा कार्य हो सकता है, तो इसके ढकने के लिए एक ढक्कन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक उपास्थि यानी कि
हाइलिन कार्टिलेज कह लो या कार्टिलेज ही सिंपल बोल लो, तो कार्टिलेज का बना एक घाटी ढापन होता है। क्या होता है? घाटी ढापन होता है, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। किसकी बनी होती है? उपास थी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कार्टिलेज बोन बोलते हैं, ठीक है। बोन से थोड़ा सॉफ्ट होती है। कार्टिलेज जो है वो बोन के कंपैरिजन सॉफ्ट होती है, ठीक है। और ये भी मान के चलो हाइलिन कह सकते हो ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे पूरा हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एक घाटी ढापन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? जब एपिग्लॉटिस को भोजन निगलते समय क्या है, जब हम खाना खा रहे हैं, ड्यूरिंग swallowing द फूड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी कि श्वासनली में, श्वासनली में भोजन ना जाए, इसका कार्य यही होता है कि जो ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस में जो छिद्र होता है ईयर जाने के लिए, हवा जाने के लिए, जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमारा भोजन श्वास नली में ना जा करके इसमें फूड पाइप में जाए, फूड पाइप में जाए, ठीक है। भोजन मार्ग, भोजन नली में जाए, आहार नाल में जाए। तो इसके लिए क्या होता है? ग्लॉटिस जो होती है वो छिद्र होती है, उसको कवर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एपिग्लॉटिस होता है, और वो कवर कर लेता है तो हमारा भोजन जो है आहार नाल में जाता है, ना कि श्वास नली में जाएगा, ठीक है। श्वास नली में चला जाएगा तो क्या होता है? आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। बहुत ज्यादा से नेट प्रेशर क्रिएट करता है तो सांस फंस जाती है, ठीक है, जब भोजन फंस जाएगा, ठीक है। तो क्या है? एपिग्लॉटिस भोजन निकलते समय घाटी को बंद कर देता है। इसकी गुहा कंठ कोश कहलाती है। क्या कहलाती है? इसकी गुहा कंठ कोश कहलाती है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया एक पॉइंट, ठीक है। उस पे मत जाओ, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। जैसे समझा रहे ना, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपका काट सके कि नहीं अपनी भाषा में तुमने लिखा, जो बुक का था वो क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। समझ रहे हो? तो बहुत अच्छे से समझो और लिखो और याद करो। अपनी भाषा में खूब बताएंगे तुमको लिखने के लिए, जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई टेंशन नहीं है, कोई ही टेंशन लेने की आपको दिमाग पे ओवरलोड लेने की जरूरत नहीं है कि बुक का सीधे लिखा हुआ है तो हम बुक का ही लिखेंगे। नहीं, अभी बहुत समय, हम आपको एक अपने मन से लिखना सिखा देंगे। कि जैसे मान लीजिए पूछा स्वर यंत्र क्या है, कंठ क्या है, तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, बिना बुक का याद किए हुए। ऐसे समझाया जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर रिवीजन में, रिवीजन ऐसा धुआंधार होगा ना, रिवीजन सीरीज ऐसे धुआंधार चलेगी, तुम सोच नहीं सकते हो कि सर ने क्या पढ़ाया तुमको। मतलब बोर्ड का पेपर तुम आएगा सामने ना, जैसे पूछेगा कंठ या स्वर यंत्र बताइए, अरे तुम तुरंत उठाओगे पेन लिख दोगे, सर ने बहुत अच्छे से समझाया था हमें, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ, अब फिर पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें दो जोड़ी पेशिये यानी कि वाक रज्जु, किसके क्या बोलते हैं हम? इसको ओकल कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकल कार्ड बोलते हैं, ठीक है। दो जोड़ी पेशिये वाक रज्जु, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक रज्जु। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? वोकल कार्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकल कार्ड्स बोलते हैं। यह क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस करता है यानी कि साउंड निकलता है, इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? हमारा जो वोकल कार्ड है, इसी से कंपन, इसी में कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? वोकल कार्ड में हम वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या, इस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? कंपन हो रहा है, और फिर हमारी ध्वनि निकल रही है, ठीक है। क्लियर एकदम पॉइंट? हाँ, और एकदम पॉइंट सारे क्लियर हो गए कि हमारा कंठ या स्वर यंत्र क्या है। समझ गए? ये उभरा वाला भाग। अब हम बात करेंगे श्वास नली, ट्रेकिया या विंडो पाइप की बात करेंगे, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया जो होती है यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। क्या होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी क्या होती है? एक विंड पाइप होती है। क्या होती है? विंड पाइप होती है, ठीक है। कितनी? 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी एक विंड पाइप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। और इसका जो व्यास होता है यानी कि चौड़ाई जो होती है 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर होती है, व्यास की नलिका होती है, ठीक है। कंठ से प्रारंभ होकर, यानी कि कंठ से प्रारंभ, गले से प्रारंभ होकर गर्दन तक जाती है। कहां तक जाती है? यहां तक, गर्दन तक जाती है।
और कहाँ पे डिवाइड होती है? टी T5, हाँ थोड़ा सी T5 यानी कि थोड़ा सी वर्टिब्रा 5 T5 पे डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है? डिवाइड होगी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है T5 रीजन पे, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा T5 रीजन पे डिवाइड हो जाती है ट्रेकिया, ठीक है। और कहाँ तो हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, दो छोटे भागों में विभाजित जिन्हें श्वसनिया या ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनिया या ब्रोंकाई कहते हैं। जब डिवाइड होती है T5 रीजन पे तो इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। अब फिर क्या है? श्वास नली की दीवार में उपस्थिति के बने सी आकृति के छल्ले होते हैं जो पृष्ठ व तल से अपूर्ण होते हैं। उपास्थि मतलब जो ट्रैकिया है हमारी वो कवर होती है सी शेप हाइलिन कार्टिलेज से। किससे? सी शेप, ऐसे ऐसे रिंग होती हैं। क्या? ऐसे रिंग होती हैं, ठीक है, ऐसे रिंग होती हैं। ट्रैकिया में ऐसे ऐसे रिंग पाई जाती है। ये देखो ना, ऐसे ऐसे छुओगे तो एक रिंग जैसा लगता है स्ट्रक्चर। ये क्या है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी सी शेप की उपास्थि यानी सी शेप की छल्ले की आकृति है, ठीक है। और ये इनकम्प्लीट होती हैं, मतलब पीछे से डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। ये वेंट्रल है ना, आगे का साइड है, तो ये क्या होगी? आगे के साइड सी शेप प्रेजेंट होता है, पीछे के साइड सी शेप एब्सेंट होता है। क्यों? ड्यू टू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ड्यू टू वर्टिब्रल कॉलम। इसकी वजह से पीछे जो है सी शेप हाइलिन कार्टिलेज एब्सेंट होता है, ठीक है, आधी कवर होती हैं। और इनका क्या काम होता है? जो सी शेप के छल्ले हैं यानी रिंग है सी शेप की, इनका काम होता है श्वास नली यानी कि ट्रेकिया को चिपकने से रोकने के लिए, कि मतलब कोलैप्स ना कर जाएं, आपस में चिपक ना जाएं, ठीक है। उपास्थि के जो छल्ले हैं सी आकृति के, इनका काम क्या होता है? ट्रेकिया को यानी कि श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकने के लिए, ताकि इसमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आती जाती रहे, मतलब हवा में कोई आने जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? श्वास नली, विंड पाइप, ट्रैकिया क्या है? बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर हुए हैं ये, ठीक है। आप इसको अपने मन से लिख सकते हो जैसे हमने बता दिया। आप इस पे जाने की कोई जरूरत नहीं कि क्या इसमें नोट में लिखा हुआ, आप अपने मन से लिख सकते हैं। आप अपने मन से ट्राई करिए, अगर नहीं लिख सकते तो फिर आप नोट्स यूज करते रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ब्रोंकस की, श्वसनी की बात करेंगे। तो श्वसनी क्या होता है? श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में बंट जाती है। क्या होता है? दो भागों में बंट जाती है। श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में बंट जाती है, जिन्हें क्रमशः दाई और बाई श्वसनी कहते हैं। यानी कि दाई और बाई श्वसनी कहते हैं। दो भागों में बंट गई तो एक दाई श्वसनी हो गई, एक बाई श्वसनी हो गई, ठीक है। ब्रोंकस, प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। जो दायां और बायां श्वसनिकाएं हैं, श्वसनी हैं, ये अपने अपने दाएं बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था। अब हम बात करेंगे फेफड़े या फुफ्फुस। फुफ्फुस भाई हिंदी है, बहुत बोलने में बहुत अटपटा सा लगता है फुफ्फुस, ठीक है। लंग्स बोल सकते हो, फेफड़ा बोल सकते हो, बट फुफ्फुस ये बहुत अटपटा शब्द है। पल्मोनरी, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। फुफ्फुस, समझ रहे? फुफ्फुस नाम लेने में कितना कठिन है, फुफ्फुस। चलो लंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लंग्स के बाद ये क्या है? हमारा नोज है। क्या है? नोज है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा नासा मार्ग। क्या है? नासा मार्ग। इसे क्या बोलेंगे? नेजल पैसेज। क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज बोलते हैं, ठीक है। और कंठ, कंठ, ये क्या है? कंठ है। और ये जो ऊंचे वाला है ये क्या है? ग्लॉटिस है। और इसे कवर करने वाला क्या है? इसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो हमारी लंबी सी पाइप है इसे हम क्या बोलते हैं? श्वास नली, ट्रेकिया या विंड पाइप, ठीक है। जो भी आप बोल लें, जो आपको याद रह जाए, ठीक है। और ये जो देख रहे हो
ये जो देख रहे हो सी शेप के छल्ले, इनको क्या बोल देंगे हिंदी में? उपास्थि के छल्ले। वैसे ये होते हैं, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कार्टिलेज के सी शेप हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, रिंग होती है, इनकम्प्लीट रिंग होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ये जब डिवाइड हो जाती है T5 वर्टिब्रल कॉलम रीजन पे, तो इनको क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ब्रोंकस क्या होता है? ये क्या ब्रोंकस जो होते हैं अब दाएं बाएं फेफड़े में प्रवेश कर जाती है, अपने दाएं बाएं फेफड़ों में खुल जाती है, ठीक है। जब श्वसनी दाएं बाएं फेफड़ों में पहुंचती है तो क्या डिवाइड हो जाती है? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं। क्या डिवाइड हो जाती है? ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारा दायां फेफड़ा हो गया, ये हमारा बाएं फेफड़ा। ये जो यहाँ पे ऐसे तिरछा सा बना है, इसको हम कार्डियक नोच कहते हैं। यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, दिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कहाँ? यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? दिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है? दिल। दिल तू जान तू दर्द की दवा तू, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा दिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा? दिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बात करेंगे फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण क्या होता है? कवरिंग ऑफ लंग्स। इसको हम टर्म यूज करते हैं प्ल्यूरा, ठीक है। दो प्ल्यूरा होते हैं, एक आउटर प्ल्यूरा और इनर प्ल्यूरा, ठीक है। या पेराइटल प्ल्यूरा या विसरल प्ल्यूरा बोलते हैं, ठीक है। और फुफ्फुस आवरण में जब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्ल्यूराइटिस। क्या बोलते हैं? प्ल्यूराइटिस, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है? प्ल्यूराइटिस होता है। वो जो फेफड़ों का, इसमें क्या होता है? ये सूज जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? कंजेस्टेड हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्ल्यूराइटिस बोलते हैं इन्फेक्शन को, ठीक है। प्ल्यूरा अगर शब्द आता है तो आप समझ लीजिए प्ल्यूरा जो हमारा हो लंग्स के लिए यूज किया गया है, उसका टर्मिनोलॉजी है लंग्स की प्ल्यूरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो बाएं फेफड़े, अब ये एक जब डिवाइड होती है, ब्रांच डिवाइड होते 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 एक छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वायु कोश बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड कैपिलरी। क्या यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड कैपिलरी। ये क्या है? एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई से क्या होता है? गैसों का डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन टू अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन होगा, मेम्ब्रेन क्रॉस करके सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सीजन स्वतः ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन बाहर लंग्स के लिए, लंग्स से निकाल कर बाहर भेज दी जाती है, ठीक है। तो वायु कोश क्या है? हमारी एल्वियोलाई है। क्या है? एल्वियोलाई है हमारी। क्या है? एल्वियोलाई है। वायु कोश क्या हो? वायु कोश क्या है? एल्वियोलाई है हमारी, ठीक है। अगर एल्वियोलाई है तो एक नीचे मध्य पट होता है, ऐसे डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये देखो, ये ऐसे ऐसे डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगाफ्राम। हम इसलिए डायगाफ्राम बोलते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश लिखने में आसानी होती है। एक एक शब्द याद करके लिखो, उसमें तो लिखने में आसानी होती है, कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे। और वैसे अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको मध्यपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यपट बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? मध्यपट बोलेंगे। और वैसे इंग्लिश में अगर बात की जाए तो इसको हम डायगाफ्राम कहते हैं, ठीक है। डायाफ्राम हम बोलते हैं डायगाफ्राम, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या है? डायाफ्राम है, ठीक है। डायाफ्राम है हमारा प्रोनाउंसिएशन। चलो, फेफड़ा यानी कि फुफ्फुस समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैं हमने फुफ्फुस को यानी लंग्स को, ठीक है। समझ में आ गया पूरा? चलो, अच्छी बात है, भी समझ में आ गया आप लोगों को। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए ही होती है कि आप लोग समझ सकें, ठीक है। अब पॉइंट देख लेते हैं फेफड़े के बारे में, ठीक है। 2-4 पॉइंट, 10 पॉइंट हैं, मान लो 10 ही पॉइंट मान लो, या ऐसे पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं, सब लोग जानते हो। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। फेफड़े 2 होते हैं, राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, ठीक है। राइट लंग्स में कार्डियक नोच नहीं होती, लेफ्ट लंग्स में क्या होती है? कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। कहाँ वो कार्डियक नोच किस लिए प्रेजेंट होती है? ऐसे एक शेप प्रेजेंट होता है, उसको किस लिए प्रेजेंट होती है? वहां पे हमारा दिल होता है, ठीक है। हार्ट प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो जिन्हें दायां बायां फेफड़ा कहते हैं, यही हमने पहले भी समझाया, यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
फेफड़ों में श्वसनी ब्रोंकस प्रवेश करने के बाद एक पतली पतली शाखाओं में बच जाती हैं, जिन्हें हम श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जब हमारी ब्रोंकस ब्रोंकस क्या होगा, यहाँ पे चलो समझाते हैं। ये आया, ये डिवाइड हुआ, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो जब ये ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, अब क्या डिवाइड हो जाएंगी, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगी। किस में डिवाइड हो जाएंगी, ब्रोंक्यूल में, जिसे हम क्या कहेंगे, श्वसनिकाएं कहेंगे। पतली पतली श्वसनिकाएं होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स से श्वसनिकाएं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल नामक पतली शाखाएं बनाती, ठीक है। क्या ब्रोंक्यूल से क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, या उसको बोल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये सब बनते हैं, ठीक है ना। पतली शाखाएं बनती हैं। श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। ब्रोंक्यूल्स और भी पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें हम कूपिका वाहिनी कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। जहाँ पे एल्वियोलाई ऐसे ऐसे ये गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, इनको कनेक्ट करने वाला जो डक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हमारे पास दो फेफड़े हैं, दायां बायां फेफड़ा है। अब फेफड़े में क्या होता है, ब्रोंकस जो होता है जब प्रवेश करता है तो डिवाइड हो जाता है फाइब्रोटिब्रल रीजन पे। जब डिवाइड होता है तो कहाँ क्या बनाते हैं, ब्रोंकस जब डिवाइड होकर के फेफड़े में चले जाते हैं दाएं बाएं फेफड़े में, तो क्या बनाएंगे, ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। ब्रोंक्यूल्स भी डिवाइड होकर के श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंक्यूल्स भी डिवाइड होकर के क्या बनाती हैं, ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। और ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड होती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी यानी कि रिस्पायरेटरी, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ये सब बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, और भी पतली शाखाओं में जो क्या है, श्वसनिकाएं, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स और भी पतली शाखाओं में टूट जाती हैं, जिन्हें हम कूपिका वाहिनी यानी एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और एल्वियोलर डक्ट से हमारे क्या चिपके होते हैं बच्चों, हमारी एल्वियोलाई वायुकोष चिपकी होती है। वायुकोष का कार्य क्या है, यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अंत में क्या होता है, प्रत्येक कूपिका वाहिनी, देखो वही है, प्रत्येक कूपिका वाहिनी थैलीनुमा रचना में खुलती है, जिसे वायुकोष एयर सैक कहते हैं, ठीक, थैलीनुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर वायुकोष कहते हैं। वायुकोष तथा कूपिकाएं एल्वियोलाई में ही वह जगह है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। यही हमने अभी बताया, देखो यही हम नोट करके लाए और यही आपको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, क्योंकि आप जो लिखा है आप उस पर मत जाए, जो हम समझा रहे हैं आप उस पर आइए। क्या कितनी अच्छे से, कितने मेहनत से समझा रहे हैं, आप इस बात को देखिए, ठीक है। पॉइंट तो हम आपको क्लियर करा ही देंगे, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, इतनी बार हम रिवीजन करा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर नहीं याद होता तो लिखिए, पढ़िए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रिवीजन सीरीज में और इससे भौकाल मचाया जाएगा ज्यादा, ठीक है। जहां गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है, घना जाल होता है, ब्लड कैपिलरी का जाल होता है, ठीक है। यानी कि एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई है, यहाँ क्या होता है, घना ब्लड कैपिलरी का जाल होता है, ठीक है, जाल होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब बात करेंगे श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि यानी कि ब्रीदिंग की क्रियाविधि, इसमें मनुष्यों में। तो श्वासोच्छ्वास जो है वायु को अंदर लेने और फेफड़ों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ब्रीदिंग कहते हैं भाई, बाहर सांस लिया और सांस हमने बाहर छोड़ दिया, यानी कि वायुमंडल से हमने सांस ली, हवा ली, फेफड़े में पहुंची, उसका फिल्टर हुआ यानी कि उसकी सफाई छनाई हुई, हमारा ब्लड में मिल गया, ब्लड से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ा आया, फेफड़ा बाहर निकाल दिया। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग कहते हैं। और यह क्रिया दो चरणों में होती है, इंस्पायरेशन, इनहेलेशन या निश्वसन या अंतःश्वसन, और दूसरा जो है हमारा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, इसको निश्वसन या श्वसन कहते हैं। तो
हम देख लेते हैं निःश्वसन या और उच्च श्वसन में अंतर देखेंगे। ये क्रिया विधि है, उसी में अंतर देख लेंगे और क्रिया विधि भी समझ लेंगे। ठीक है, तो अंतः श्वसन हुआ। उच्च श्वसन में अंतर की बात करेंगे तो अंतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती, क्या होती, कंप्रेस होती है। पसलियां हमारी क्या होती, थोरेसिक चैम्बर हमारा कंप्रेस होता है, तो वक्ष ऊपर की ओर उठता है, गति करता है। ठीक है, क्या करता है, वक्ष ऊपर की ओर उठता है, गुहा में वायु दाब कम हो जाता है, यानी कि हमारे लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भर जाती है। भाई गैसों का एक नियम है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कंसंट्रेशन वो मूव करेंगी, माने जिधर ज्यादा परासरण दाब होगा, ज्यादा परासरण दाब से वायु कम परासरण वाले दाब में वो मतलब प्रवेश करती है। ठीक है, तो हमारे लंग्स में क्या हुआ, कम परासरण वायु दाब हुआ, और हमारे वायुमंडल में ज्यादा परासरण दाब है हवा का, तो क्या करेगी, कम, ज्यादा से कम वाले में आ जाएगी, और इससे क्या होगा, हमारा इंस्पायरेशन यानी कि सांस लेने की क्रिया की मैकेनिज्म पूरी हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सांस छोड़ने की क्रिया विधि कैसे होगी। तो सांस छोड़ने की क्रिया विधि की अगर बात की जाए तो उच्च श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। ठीक है, उच्च श्वसन यानी सांस जब छोड़ते हैं तो वक्षीय गुहा जो फैली थी, सिकुड़ी थी और ऊपर उठी थी, ये सब अपने नॉर्मल कंडीशन यानी नॉर्मल शेप में आ जाती है, जैसे पहले थी एकदम नॉर्मल आ जाती हैं। ठीक है, और पसलियों की पेशियां क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती हैं, एकदम रुक जाती हैं, वह वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं, गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है। जब वायु दाब बढ़ जाता है यानी कि वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हुआ तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, वायु जो है यानी कि CO2 फेफड़ों से बाहर निकल जाए। अब इस समय क्या होगा, जो वायुमंडल है यानी कि जो पर्यावरण है हमारा, उसमें जो गैसों का परासरण दाब है, ठीक है, परासरण दाब वो कम है हमारे फेफड़े से। अब क्या होगा, हाई से कम में जाए, मतलब ज्यादा से कम में जाएगी, तो ज्यादा से कम, ज्यादा किस में है, हमारे फेफड़े में ज्यादा है। ठीक है, परासरण दाब, और हमारे पर्यावरण में क्या है, कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे फेफड़े से जो हवा है, एयर है, वो मूव कर जाएगी कहाँ पे, पर्यावरण में। ठीक है, ये हमारी कौन सी क्रिया विधि थी, उच्च श्वसन। ठीक है, समझ में आ गया, एक एक पॉइंट ये क्लियर हो गए, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, श्वसन या श्वासोच्छ्वास की दर की बात कर लें। श्वसन या श्वासोच्छ्वास की दर, रेट ऑफ ब्रीदिंग। भाई रेट ऑफ ब्रीदिंग की अगर बात की जाए तो मतलब जैसे होता है कि कोई इंसान है दौड़ के आ रहा है तो उसकी रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, कोई मतलब चुपचाप बैठा है तो उसकी रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ये सब तो वेरी करती है कंडीशन पे, किस किस कंडीशन पे क्या है, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, तो ये सब वेरी करती है मतलब काम के ऊपर। ठीक है, तो अगर बात करें जनरली एक स्टेटमेंट की बात की जाए तो ये 1 मिनट में जितनी बार वायु का निःश्वसन यानी कि जितनी एक बार में वायु का हम सांस लेते हैं, यानी कि 1 मिनट में जितनी बार हम सांस लेते हैं उसे हम श्वसन दर कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे, हम 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं उसे हम श्वसन दर कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। ठीक है, और एक वयस्क मनुष्य की श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। कितनी, 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। एक वयस्क मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन की दर 15 से 18 बार होती है। ठीक है, 1 मिनट में। अगर मान लो कठिन परिश्रम में आप व्यायाम कर रहे हैं तो 20 से 25 बार होगी। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार होगी, 20 से 25 बार हम सांस लेंगे। समझ में आ गया, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, श्वसन दर क्लियर हो गया। अब श्वसन दर क्लियर हो गया है तो अब हम बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन है दिया हुआ है कि जल में नीचे जाने पर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, इसका कारण बताइए, स्पष्ट कीजिए कि हम जब जल में नीचे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है, जब हम जल में तैरते हैं
या गोता लगाते हैं, क्या कहते हैं, गोता लगाते हैं, तो जल में श्वसन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? श्वसन नहीं कर पाते, क्योंकि जल में हमारे श्वसन के लिए मुक्त वायु यानी कि ऑक्सीजन नहीं होती है। श्वसन करने के लिए मुक्त ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए समुद्री गोताखोर श्वसन के लिए अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर समुद्र में नीचे जाते हैं। सांस लेने के लिए भाई जब हम पानी में गए तो वहां पे हमें मुक्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब मुक्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हम सांस कैसे ले सकते हैं? तो हमको सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं। उसको लेके जाओगे तो आप सांस आसानी से ले सकते हो जल में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब बात करेंगे कि हमारे रुधिर में क्या प्रेजेंट होता है। ये नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक ले जाए। हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक हीम यानी कि आयरन, हीम मतलब आयरन, आयरन के कंटेंट, और ग्लोबुलिन यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक ले जाता है। कैसे ले जाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन यानी कि 4 ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता रखता है। वो 4 O2 को ले जाने की क्षमता रखता है, उच्च बंधुता रखता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए बंधुता रखता है, वो फ्री होता है। वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जा सकता है, 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? यह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारी आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बात करेंगे तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी कि स्वस्थ मनुष्य जो है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 12 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, कितनी? प्रति डेसीलीटर, 12 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है स्वस्थ मनुष्य में। ठीक है, तो समझ में आ गया हीमोग्लोबिन क्या है? एक हमारे रुधिर में पाया जाने वाला पदार्थ है जो क्या करता है? ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक ले जा सकता है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु को ले जाने में सक्षम है। समझ में आ गया? और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं जंतुओं में श्वसन की बात कर लें। ठीक है, क्या बात कर लें? जंतुओं में श्वसन की बात कर लें। जंतुओं में श्वसन की बात कर लें, बस ये हमारा लेक्चर खत्म है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? परिवहन यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर उसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उत्सर्जन पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहिक्षेपण भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने वाला, ये सब पढ़ेंगे। ये हमारे देखो अभी आप लोगों को लगेगा इसमें अभी लगेगा 2 लेक्चर, मान के चलो अगर एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है और तो उसमें हम पूरा पढ़ाएंगे तुमको दोहरा परिसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन है हमारा अभी पूरा मानव हृदय है। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र है। ये 3 चीज़ें कवर करनी है अभी। सबसे पहले तो एक लेक्चर 3 इसमें लग जाएंगे, तीनों टॉपिक में। और उससे पहले अगर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे उसमें ब्लड की बात की जाएगी। इसकी बात की जाएगी, ब्लड की बात की जाएगी। ब्लड में सारे कंटेंट की बात की जाएगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा हो गया, सारी चीज़ों की बात की जाएगी। तो एक लेक्चर इसमें हो गया पूरा ब्लड डिटेल पढ़ाने में। दूसरा लेक्चर हमारा जो लगेगा उसमें 3 टॉपिक होंगे। क्या? दोहरा परिसंचरण, मानव हृदय और लसिका तंत्र। 3 टॉपिक उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो हमारे 2 लेक्चर उसमें लगेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी में यानी कि उसमें किसमें लगेंगे? परिसंचरण कह लीजिए। ठीक है, परिसंचरण में भी 2 लेक्चर लगेंगे। फिर मान के चलो 2 या 3 लेक्चर उत्सर्जन में लगेंगे। तो 2 या 3 लेक्चर उत्सर्जन में लगेंगे। उसके बाद हम आएंगे, अभी हमने क्या छोड़ दिया? पौधों वाले छोड़ दिए हैं। तो 2 लेक्चर पौधों वालों का मान लो बस।
यानी कि 5 लेक्चर और लगेंगे, 5 3 2 2 4 2 6 6 लेक्चर। 6 लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट, अगले वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन पहले करा के तब दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, हाँ। तो हम और बात करें क्या, जंतुओं में श्वसन की बात कर लें तो रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, पौधों की अपेक्षा जंतुओं में जंतु अधिक सक्रिय होते हैं। क्या होता है, जंतु अधिक सक्रिय होते हैं। क्या होता है, पौधों की अपेक्षा जंतु अधिक सक्रिय होते हैं। जंतु गति करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अतः जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। क्या होती है, जंतुओं को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। तो जंतुओं में श्वसन तंत्र अधिक प्रभावी होता है। क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। जंतुओं में श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं। जंतुओं में गैसों के क्या होता है, जंतुओं में गैसों के विशेष अंग होते हैं। तो जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान को स्वशोक्ष वास कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वशोक्ष वास कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जंतु जल में पाए जाते हैं। क्या होता है, एक कोशिकीय जंतु जल में पाए जाते हैं। इनमें कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं, श्वसन अंग नहीं होते हैं, बॉडी सरफेस से श्वसन कर लेते हैं। ठीक है, अक्रॉस द बॉडी सरफेस। तो इनके शरीर में जल में घुली ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली द्वारा प्रवेश करती है और इसी प्रकार से श्वसन में उत्पन्न CO2 जल में विसरित हो जाती है। अक्रॉस द बॉडी सरफेस करते हैं, कोशिका झिल्ली से ऑक्सीजन गई और जो CO2 उत्पन्न हुई वो उसी से जल में विसरित हो जाती है। ठीक है, एक क्रिया विसरण द्वारा होती है। क्या होती है, क्रिया विसरण द्वारा होती है। किस में होती है, अमीबा में, पैरामीशियम में, अस्पंजों में, प्लेनेरिया आदि एक कोशिकीय जीव अपनी कोशिका झिल्ली द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, और बात करेंगे केचुए अर्थवर्म श्वसन के लिए अपनी त्वचा द्वारा अक्रॉस द बॉडी सरफेस गैसों का आदान प्रदान करते हैं। केचुए की त्वचा पतली तथा आर्द्र होती है, मॉइस्ट होती है, अतः केचुए श्वसन के लिए आवश्यक O2 आर्द्र त्वचा द्वारा अवशोषित करते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल द्वारा। ठीक है, ये इस O2 का केचुए की सभी कोशिकाओं में रक्त द्वारा प्रवाहित होता है, परिवहन होता है। मतलब इस O2 का केचुए की सभी कोशिकाओं में रक्त द्वारा परिवहन होता है। श्वसन में उत्पन्न CO2 रक्त द्वारा वापस आती है और त्वचा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्या होगा, इसमें त्वचा का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पूरे शरीर में गई और फिर आई और त्वचा से बाहर निकल गई। ठीक है, जोंक जो है, लीच भी इसी प्रकार का श्वसन करते हैं। क्या करती हैं, इसी प्रकार का श्वसन करती हैं अक्रॉस द बॉडी सरफेस मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है, अब बात करेंगे जलीय जंतु यानी कि एक्वाटिक एनिमल, जैसे मछली हो गई, घोंघा हो गई, झींगा आदि में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होती है। एक प्रकार का अंग है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन है गिल्स। ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है। किसके लिए प्रेजेंट होता है, श्वसन करने के लिए। मछलियों में हो गया, इसमें मछली में हो गया, घोंघा में हो गया, झींगा में हो गया, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, श्वसन अंग प्रेजेंट होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, क्या, गिल्स। ठीक है, इससे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और मछली में सिरों के दोनों ओर गिल होते हैं। मछली में सिरों के दोनों ओर गिल होते हैं। ठीक है, मछली के दोनों ओर गिल होते हैं। ये गिल्स बाहर दिखाई नहीं देते। क्या होता है, जो गिल्स होते हैं ये बाहर दिखाई नहीं देते हैं। इनके ऊपर गिल्स कवर चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है, इनके ऊपर गिल्स कवर चढ़ा होता है। मछली जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करती। क्या होता है, जो जल में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, मछलियां उस ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। जब मछली स्वशोक्षवास के लिए जल को अपने मुंह में लेती है तो इसके गिल्स फूल जाते हैं और ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश कर जाती है। जहां ऑक्सीजन को रुधिर ले जाता है, श्वसन से उत्पन्न CO2 रुधिर द्वारा गिल्स में आती है। क्या होता है, जब मछली जल को अपने मुंह में लेती है तो गिल्स फूल जाते हैं। जब फूल जाते हैं तो ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश कर जाती है और शरीर में प्रवेश कर गई तो ऑक्सीजन को रुधिर ले लेता है। अब क्या करता है, श्वसन से उत्पन्न CO2 रुधिर गिल्स में भेज देता है। ठीक है, गिल्स में
आती है और आसपास के जल में क्या होती है, विस्तृत हो जाती है, आसपास के जल में फैल जाती है, निकल जाती है, ठीक है। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते, मछलियों में लंग्स नहीं पाए जाते हैं, मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है। तो अगर बात करो तो मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं, ना कि लंग्स। लंग्स हमारे में प्रेजेंट होता है, मनुष्यों में प्रेजेंट होता है। देखो लंग्स एप्स यानी कि परम, ठीक है, परम। परम में बात करेंगे तो चलो आगे बताते हैं इनको, ठीक है। रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गई, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गए, और एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल्स, ठीक है। मनुष्यों में कर लो, एक यहाँ पे सिंपल याद कर लो कि मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है, लंग्स। और 3-4 मतलब कैटेगरी है जिसमें लंग्स हमारा प्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे नहीं, वो 11th में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ उसमें, दिया हुआ है कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसमें पूरा वहाँ पे डिटेल बताया गया है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा जानने की इतना डिटेल के आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, गिल्स मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं, गिल्स पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। क्या होता है, गिल्स जो है वो पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। गिल्स से अगर हमें करना है तो क्या जल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जल के बाहर नहीं कर सकते हैं आप, रिस्पायरेशन जल के बाहर नहीं हो सकता। मछलियां जल के बाहर जिंदा नहीं रहती इसीलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिलती है, ठीक है। जलीय जीवों में श्वास की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है, स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है क्योंकि वहाँ जल होता है, तो इसलिए उनकी जो सांस लेने की दर है स्थलीय जीवों से बहुत कम होती है, ठीक है। स्थलीय जीवों से क्या होती है, बहुत कम होती है। एक मिनट, एक मिनट, आ रहे हैं, ठीक है, नोट करिए तब तक आ रहे हैं। हाँ, एम्फीबिया हो गए, अभी जो बताया था परमना, एम्फीबिया हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एप्स हो गए, मैमल्स हो गए, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल पूछता है तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जो जल जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जलीय या जलचर जंतु कहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, जो जल में रहेंगे उन्हें जलीय या जलचर जंतु कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल क्या हो गया, मछली हो गई, झींगा हो गए, मोलस्का हो गए, इकाइनोडर्मेट्स हो गए, मेढक हो गए, टेडपोल हो गए आदि, ये सब क्या हैं, जलीय जंतु हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पूछता है जलीय जंतु के मतलब एग्जाम्पल दीजिए, तो आप मछली लिख सकते हैं, झींगा लिख सकते हैं, मोलस्का लिख सकते हैं, इकाइनोडर्मेट्स, मेढक हो गए, टेडपोल हो गए, ये सब हो गए, ठीक है। जो जंतु स्थल पर रहते हैं, या जो जंतु स्थल पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय या थलचर या टेरेस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, सांप, चिड़िया आदि स्थलीय थलचर हैं, ठीक है, थलचर हैं। और इसमें से हम जो मेढक है, सांप है, ये जलचर भी हैं, ठीक है, ये दोनों में आते हैं, ठीक है। उभयचर, हाँ अभी बताया ना, कुछ जंतु भूमि तथा जल दोनों स्थानों पर रहते हैं, क्या दोनों स्थानों पर, जिसे हम उभयचर
या जल थल चर कहते हैं। उभयचर या जल थल चर कहते हैं, जो मतलब जल में भी रहेंगे और थल पर भी रहेंगे, यानी कि पृथ्वी पर रहेंगे और पानी में भी रहेंगे। जो जमीन पर रहेंगे और पानी में रहेंगे उन्हें हम उभयचर या जल थल चर कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, हमारा मेढक हो गया, ठीक है। सांप हो गए, सांप भी पानी में रहते हैं ना, अक्सर देखा होगा बहुत सारे सांप पानी में रहते हैं। वो दोनों पे रह लेते हैं, पृथ्वी पर भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, ठीक है। और ये मेढक आदि ये क्या करते हैं? त्वचा तथा फेफड़ों दोनों से श्वसन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मेढक जो एम्फीबियन होते हैं, ये क्या होते हैं? त्वचा और फेफड़ों से दोनों से श्वसन होता है। इनमें दोनों प्रकार श्वसन हो सकता है। क्या? त्वचा का भी उपयोग, स्किन का भी उपयोग कर लेते हैं और लंग्स का भी उपयोग कर लेते हैं। इनमें दोनों प्रकार से श्वसन होता है। क्या होता है? दोनों प्रकार से श्वसन होता है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन के लिए विभिन्न अंग होते हैं। क्या होता है? विभिन्न अंग होते हैं। इनमें एक विशिष्ट झिल्ली नुमा सतह होती है, जिसे श्वसन सतह रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? रिस्पायरेटरी सरफेस कहते हैं। यही सतह श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान करती है। क्या करती है? गैसों का एक्सचेंज करती है। मनुष्यों के फेफड़ों में श्वसन सतह असंख्य वायु कोषों एल्वियोलाई के रूप में होती है। मनुष्य के फेफड़े में असंख्य, यानी कि मान के जो कितना था, 3 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंस होती है ईच लंग्स। क्या है? 3 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। और इसमें क्या होता है? असंख्य वायु कोष, यानी कि असंख्य यानी बताना 3 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है? मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन सतह होती है। यहाँ से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे में क्या है? गैसों का आदान प्रदान करने के लिए हमारी कौन सी साइट है? एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई में क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द बॉडी, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन लंग्स एंड पल्मोनरी, लंग्स एंड आर्टरी। क्या होता है? ब्लड कैपिलरी से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोलाई टू कैपिलरी, एल्वियोलाई टू ब्लड कैपिलरी। एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे में प्राइमरी साइट कौन सी है? एल्वियोलाई है। वायु कोष, उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में वायु कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायु कोष बोलेंगे, ठीक है। श्वसन सतह बहुत महीन, थिन तथा पारिगम्य होती है। क्या होती है? जो श्वसन सतह होती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन और परमिएबल होती है। क्या होती है? परमिएबल होती है, लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल होती है। ऐसे नहीं कि सारी चीजें डिफ्यूज हो जाएंगी ना, वो सिलेक्टिव परमिएबल होती है। थिन और परमिएबल कह सकते हैं, लेकिन हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिव चीजों के लिए परमिएबल ही, पारगम्य है। ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य है तो आप नाइट्रोजन को वो करा देंगे, आदान प्रदान नाइट्रोजन का करा देंगे, सल्फर का करा देंगे। ऐसी गैसों का कैसे आप करा देंगे? हाइड्रोजन का कैसे आप करा देंगे? ये सब नहीं है। सिलेक्टिव चीजों के लिए वो परमिएबल है, ठीक है, समझ गए। जिसमें श्वसन गैसों को आसानी से आदान प्रदान हो सके। क्या होता है? जिससे श्वसन गैसों का आसानी से आदान प्रदान हो सके। हमने बताया ना कि श्वसन गैसों का आसानी से आदान प्रदान करने के लिए एक थिन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सिलेक्टिव परमिएबल होती है। मतलब जो पहले से डिसाइड है वही चीजें उससे आर पार हो सकती हैं, उससे ज्यादा कुछ आर पार नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करें तो श्वसन सतह का आकार जितना अधिक होगा उससे उतना ही अधिक गैसों का आदान प्रदान होगा। यानी कि श्वसन सतह, क्या? श्वसन सतह का आकार जितना अधिक होगा उतनी ही गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा मतलब श्वसन सतह होगी, आकार जितना ज्यादा होगा उतनी ही तो गैसों का आदान प्रदान होगा भाई, सीधी सी बात है। जितना आपके पास पैसा होगा उतना सामान आपको मिलेगा। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये है और
आप कुछ सामान लेने गए तो आप 10 रुपये का ही तो सामान पाइएगा, ना कि 100 रुपये वाला आप सामान 10 रुपये में ले आइएगा। तो कहने का मतलब यही है कि श्वसन सतह का आकार जितना अधिक होगा उतनी ही गैसों का हम आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, उतनी गैसों का आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। तो सारे पॉइंट आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से, बहुत एकदम बेसिक से सारे पॉइंट क्लियर किए गए हैं, ठीक है। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हमें लग रहा है। आज बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक थे, बहुत अच्छे से हमने कवर भी किया, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया भी है, ठीक है। तो बात करें तो हमारा लेक्चर आज का यहीं ख़त्म होता है, यानी कि समाप्त होता है लेक्चर। और जितने भी टॉपिक थे इसमें श्वसन में कवर हो गए हैं। कल हम बात करेंगे परिसंचरण, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, स्थानांतरण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्थानांतरण की बात करेंगे। और सबसे पहले ब्लड की बात होगी कल, पूरा डिटेल्स कवर किया जाएगा, फुल डिटेल के साथ ब्लड कवर किया जाएगा, कोई ब्लड में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे किसके? दोहरा परिसंचरण पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मानव हृदय पढ़ाया जाएगा और लसिका तंत्र, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो 2-4 लाइनें कुछ हो जाएं हमेशा की तरह, है ना, तो फिर क्लास की समाप्ति हो लेक्चर की। बाकी आपके टॉपिक तो आज सारे कवर हो गए हैं, ठीक है, आपके टॉपिक सारे कवर हो गए हैं। चलो 2-4 लाइनें कुछ हो जाएं अच्छी से। ठीक है, तो सुनो, इस सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, कि मजा तो तब है कि कुछ पैरों में थकान रहे। ऐसे ही नहीं कि आपने तुरंत स्टार्ट किया और आपको मंजिल मिल गई, बहुत आसानी से चीज़ें मिल गई, तो आपको उसकी कीमत क्या पता होगी, ठीक है। कि आपने कुछ चीज़ें स्टार्ट की और आपको सफलता तुरंत मिल गई। होता है ना, बहुत से बच्चे स्टार्ट करते हैं एक ही बार में उनको सफलताएं मिल जाती हैं, तो उनको परिश्रम का क्या महत्व पता होगा। उन बच्चों से परिश्रम का महत्व पूछिए जो लगे हुए हैं 2-2 वर्षों 3-3 वर्षों से, और उनको अपनी प्रतियोगिक परीक्षा